हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीजे क्लासेस में। चलिए आज शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जहाँ से हमने वीडियो को आधे पर छोड़ा था और उसको आज पूरा करते हैं। पूरा करते हुए आज इस केमिस्ट्री के अध्याय को, कार्बन और उसके यौगिक को हम क्या करते हैं, आज ख़त्म करते हैं। चलिए इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा खींचते ना हुए, अभी बायो भी आपका बचा हुआ है, उसके बाद उसके पहले अभी अगला चैप्टर भी बचा हुआ है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो अगला चैप्टर बचा हुआ है पाँचवा चैप्टर, वो अधिकांश ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दो या तीन क्लास में उसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि देखिए 3 क्लास है तो तीन क्लास में तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। केवल शारीरिक को समझना, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को समझा है तो उसको समझने में कोई देरी नहीं हो सकती, मतलब आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ पाएंगे अगर आपने पीरियोडिक टेबल को समझ रखा है तो चलिए पहले आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ से हमारा टॉपिक छूटा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, फर्स्ट नंबर दहन से लेते हैं। दहन CH4, मेथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, उष्मा, प्रकाश। देखिए बोला है कि CH4 मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा जाता है दहन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, प्लस की उष्मा और प्रकाश दोनों ही दहनित होते हैं। ठीक है, चलिए तो बोला है अगला पॉइंट, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। मतलब जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं कि इस्तेमाल किए जाते हैं ईंधन के रूप में इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि दहन में प्रचुर मात्रा में से क्या निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। ठीक है, चल अगला टॉपिक दिया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वायु की उपस्थिति, यानी जो हवा है उसकी उपस्थिति में जलने पर क्या होता है, नीले रंग का स्वच्छ ज्वाला, यानी नीला रंग का क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। जिस तरह से ज्वाला निकलता नहीं, उसी तरह से क्या होता है, उसका रंग का निकलता है। ठीक है, उसी रंग का निकलता है। अगला बोला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स दहन करने पर धुएं वाली पीली वाला। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वायु की उपस्थिति में जलने पर कौन सा रंग देता है, नीले रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स दहन करने पर कौन से धुआं निकलता है, पीले रंग का धुआं उत्पन्न होता है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की प्रतिशत मात्रा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का पूर्ण रूप से उपचयन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नीले स्वच्छ रंग का धुआं निकलता है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन की जो पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह पीले रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, और अगला बोला, हाइड्रोजन कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में जितनी कार्बन्स की प्रतिशत मात्रा होती है, परसेंटेज मात्रा होती है, उससे ज़्यादा होता है किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, जिसकी वजह से वायु की उपस्थिति में कार्बन की जो पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें क्या निकलता है, पीले रंग का धुआं निकलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्सीकरण को देखते हैं।
चलिए देखिए ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण समझते हैं। हमने तो दहन समझ लिया, ठीक है, यानी जो ये कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म थे उनमें हमने दहन को पढ़ लिया। ठीक, अब चलते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को समझते हैं कि आखिर है क्या चीज। देखिए बोला है ऑक्सीकरण क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। इसके उपस्थिति या फिर इसकी उपस्थिति, यानी KMnO4 या K2Cl2O7 के उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चल अब देखते हैं कैसे। ये लिखा है एथेनॉल CH3C2HOOH, इसे तो आप समझ रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए एथेनॉल CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, KMnO4 या फिर K2Cl2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर CH3COOH के रूप में क्या होता है, यह परिवर्तित हो जाता है। और ये होता किसके कारण है, ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, यह एथेनोइक अम्ल में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकरण के द्वारा ही क्या होता है, CH3CH2OH पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करने पर एथेनोइक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं संकलन अभिक्रिया को समझते हैं। संकलन अभिक्रिया आखिर है क्या, चलिए चलिए देखिए संकलन अभिक्रिया देखिए हम इससे नहीं बताएंगे, इससे आसान वाली परिभाषा से हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे आपको, ताकि ये आपको देखकर डाउट ना हो। ठीक है, हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं, आसान से तरीके से हम क्या करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको क्या हो, समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा ब्लैंक पेज। अब चलिए चलते हैं इस पे, देखते हैं। देखिए संकलन अभिक्रिया है क्या, पहले उसे हम देखते हैं। चलिए पहले संकलन अभिक्रिया को हम लिखते हैं। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। चलिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे देखिए C+2O, ठीक है, ठीक। आप देखिए
इसको हम लेंगे या ये बनेगा CO2, या फिर इसी को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, चलिए क्या बना CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बनाया कार्बन डाई ऑक्साइड। देख, यानी कार्बन परिभाषा यानी संकलन अभिक्रिया के हिसाब से ही हम चलते हैं। समझिएगा ध्यान से, संकलन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा डेफिनेशन बोला है, परिभाषा बोला है, वैसे ही हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो या दो से अधिक, दो है ठीक, तीन भी हो सकता है ठीक, तो दो या दो से अधिक यानी दो, हमने क्या किया पदार्थों को ले लिया, उसको क्या किया मिलाया। अब मिलाने के बाद हमने क्या किया एक पदार्थ का निर्माण किया, वो क्या कहलाएगा संकलन अभिक्रिया। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर या 2 नंबर में कि संकलन अभिक्रिया क्या है, उसे लिखिए और संकलन अभिक्रिया क्या है साउदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण देते हुए एग्जाम्पल देते हुए समझाइए। तो उसमें क्या होना कि आपको संकलन अभिक्रिया में डेफिनेशन के तौर पे ये लिखना है और एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको लिखना है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, ये इसका उदाहरण हो गया। और ये जो प्रश्न डेफिनेशन परिभाषा से दिया गया संक्षेप में, ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक पदार्थ बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चल अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर आपका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको भी क्या करते हैं हम समझ लेते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया कल देखिए हम लिखते हैं यौगिकों के परमाणु अयौगिकों के परमाणु अन्य परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, बोला है डिफिनेशन हमको साफ साफ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो यौगिकों के परमाणु अन्य परमाणुओं द्वारा क्या होते हैं प्रतिस्थापित। यौगिकों के परमाणु अन्य किसी परमाणुओं के द्वारा क्या होते हैं प्रतिस्थापित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए CS4 सूर्य का प्रकाश और Cl बराबर के हमको क्या मिल गया मेथाइल क्लोराइड हमको क्या हुआ मिल गया प्लस के HCl भी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मेथेन सूर्य के प्रकाश यानी Cl क्लोरीड। अब देखिए क्लोरीन बराबर, यानी ये मेथेन और सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यानी ये यौगिक है,
यौगिकों के परमाणु हैं, ठीक, और ये अन्य यौगिकों के परमाणु हैं। तो इनसे जब हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हुआ, तो हमारा प्रतिस्थापित कर दिया। जब हमको प्रतिस्थापित किया तो हमको बना मेथाइल क्लोराइड बना, मेथाइल क्लोराइड बना प्लस के HCl क्या हुआ, हमको बन गया, ठीक, यानी मेथाइल क्लोराइड बना। अब उसके बाद हमको क्या बन गया, हमारा मेथाइल क्लोराइड बनने के बाद हमको HCl क्या हो गया, मिल गया। यानी इस क्लोरीन को, ठीक है, इस क्लोरीन को ये CH4 से इसको क्या कर दिया, इसके यौगिक के परमाणु ने इस यौगिक के परमाणु को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा दिया। जैसे ये सूर्य के प्रकाश के साथ था, लेकिन इसको क्या कर दिया, HCl कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक कर दिया, ठीक, उसको वहाँ पर लगा दिया। अब इसके साथ ये क्या चिपक गया, मेथेन, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश का मेथाइल क्लोराइड में परिवर्तित हो गया। चलिए, आई होप आपको संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण एग्जाम्पल द्वारा और पर डेफिनेशन के द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि हमने संकलन और प्रतिस्थापन पढ़ लिया। अब उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे गुणधर्म, महत्वपूर्ण यौगिकों के कुछ ऐसे जिनको हमको पढ़ना जरूरी है। चलिए देखिए, जैसे दिया है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल और उसके बाद एथेनोइक, ओइक अम्ल, ठीक, इसको हमको पढ़ना है। तो एथेनॉल के भौतिक गुण लिखा है, रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला स्वाद। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल के भौतिक गुणों को समझ लेते हैं कि एथेनॉल में भौतिक गुण क्या, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। देखिए क्वालिटीज क्या कम, देखिए रंगहीन गंध, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता, ठीक, गंध, और जलने वाला स्वाद, जलने वाला स्वाद आता है। जल में घुलनशील, एथेनॉल जल में क्या है, घुलनशील है। वाष्पशील द्रव्य जिसका क्वथनांक 351 यानी 300 पोटेशियम, कहने का अर्थात ये क्वथनांक कैसे, तो वाष्पशील यानी वो वाष्प में बदल जाता है, द्रव्य जिसका क्वथनांक कितना होता है, 351 के। और दिया है उदासीन प्रकृति का होता है, यानी कोई पूछ ले कि एथेनॉल कौन से प्रकृति का होता है, तो हमको बताना है क्या, उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए अब बारी है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों की, ठीक है, फिजिकल क्वालिटीज़ की सब बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। चलिए ये तो हमारे सबसे ख़त्म ही हो गए हैं। चलिए देखते हैं अगला, समझते हैं कि चलिए देख रासायनिक गुणधर्म, केमिकल। चलिए अब देखिए फर्स्ट नंबर, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ ये रहा 2Na सोडियम, ठीक, इसके साथ अभिक्रिया हुई CH3CH2OH का रिएक्शन हुआ, ठीक है। जब इसका रिएक्शन हुआ तो हमको क्या मिला, C2CH3CH2ONA प्लस के,
प्लस ओ हाइड्रोजन हमें मिला, यानी ये सोडियम एथॉक्साइड, ये क्या है, एथॉक्साइड। ठीक, अब देखिए ये तो एक एथॉक्साइड यहाँ बना है। सोडियम के साथ जब CH3CH2OH का जब अभिक्रिया कराई गई तो हमको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एथॉक्साइड। क्या मिला, सोडियम एथॉक्साइड प्लस के हाइड्रोजन अलग से। ठीक, हाइड्रोजन के दो। अब देखिए हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से इथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है, यानी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति यानी जो उत्पत्ति इट मीन्स कि ये जो उत्पत्ति निकली है इथेनॉल की जांच की जा सकती है, इस अभिक्रिया के द्वारा जांच की जा सकती है। समझ सकते हैं कि ये क्या है, इथेनॉल की अभिक्रिया है। ठीक, चल निर्जलीकरण में भी वो समझते हैं कि आखिर क्या चीज़ है। चल निर्जलीकरण को समझते हैं। चलिए देखते हैं निर्जलीकरण में ये है एथेनॉल। क्या है ये, एथेनॉल। एथेनॉल का जब, ठीक है, H2SO4, ठीक, H2SO4 के साथ क्या किया गया, अभिक्रिया कराया गया तो हमको क्या मिला, CH2 अलग, फिर डबल बॉन्ड CH2, फिर के H2O, जल हमें क्या मिला। देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक, यानी दो कार्बन है तो एथ, ठीक, एथ हो गया। डबल बॉन्ड है तो इन लग गया तो क्या हो गया, एथीन यहाँ बन गया। उसके बाद एथेनॉल से H2SO4 से जब हम अभिक्रिया कराए तो हमको क्या मिला, एथीन प्लस के जल H2O हमको क्या मिला, निर्जलीकरण में यानी जल में निर्जलीकरण से। ठीक है, निर्जलीकरण यानी ये जो निर्जलीकरण लिखा गया है इसका अर्थात ये जल से ही है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें ये एथेनॉल के गुणधर्म में, रासायनिक गुणधर्म में रिएक्शन कराने पर ये बता रहा है कि हमें कौन सी अभिक्रिया हमें क्या प्राप्त होगा एथेनॉल से H2SO4 का रिएक्शन कराने पर। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक, तो हमको क्या मिला, यहाँ पर एथीन हमें प्राप्त हुआ। चलिए अब दिया है एथेनोइक अम्ल, या जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसके फिजिकल हमने एथेनॉल का पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एथेनोइक का। ठीक है, हमने एथेनॉल का फिजिकल गुणधर्म और केमिकल गुणधर्म हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम एथेनोइक अम्ल का भी गुणधर्म को देखते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, चल जैसे दिया है कि एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल के फिजिकल गुणधर्म या भौतिकी गुणधर्म को समझते हैं। रंगहीन द्रव्य यानी बिना रंग का ये क्या होता है, एक लिक्विड द्रव्य। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टास होती है इसमें। सिरके जैसी क्या होती है, इसमें गंध होता है एथेनोइक में, यानी एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल में कैसी गंध होती है, सिरके की जैसी क्या होती है, इसमें गंध पाई जाती है या गंध होता है। और ठीक, और ये क्या होता है, रंगहीन द्रव्य होता है और इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा
पन में होता है यानी खट्टा होता है। इसका क्वथनांक होता है 351 होता था एथेनॉल का, लेकिन इसका क्या है 391 क्या होता है इसका क्वथनांक होता है। ठीक, शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लाइसिन एसिटिक अम्ल कहते हैं। लो अब बात आ गई, देखो क्वेश्चन यही बन गया आपका यहाँ पर एक, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है ये इस चैप्टर का, तो हम समझते हैं। बोला है, अब देखिए पूछ सकता है ग्लाइसिन एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। लो ये प्रश्न आपका सामने बन गया। देखिए इसलिए कहते हैं ना, एक एक लाइन को अगर आप अच्छे से थ्योरेटिकल भी पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है उसमें फायदा होता है। ठीक है, चल देखिए क्या है, ग्लाइसिन एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, ग्लाइसिन एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, एथेनोइक अम्ल को कहते हैं, एथेनोइक एसिड को कहते हैं ग्लाइसिन एसिड। ग्लाइसिन एसिड का मतलब होता है ग्लेशियर से लेकर ग्लेशियर, क्योंकि देखिए ग्लेशियर पर बर्फबारी ठंडा वो तो है ही। ठीक है, तो उस नाम से क्या किया गया, इसे रिलेट किया गया है। जैसे समझिएगा क्योंकि शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो है एथेनोइक एसिड होता है, क्या होता है उसे शीतलन करने पर, नहीं मान लीजिए फ्रिज में रखेंगे या उसे ठंडा करेंगे तो क्या होता है, जैसे बर्फ़ होता है, पानी होता है, उसको रख देते हैं फ्रिज में तो क्या होता है जम जाता है, बर्फ़ का रूप ले लेता है, तो वो भी क्या होता है बर्फ़ की तरह किया जाता है, वह जम जाता है एथेनोइक अम्ल। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ग्लाइसिन एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए रासायनिक गुणधर्म, अब उसमें देखिए स्टिरीकरण में समझते हैं कि क्या दिया है स्टिरीकरण में कि CH3COOH एथेनोइक अम्ल, CH3CH2OH, जैसा कि ये हमने एथेनॉल में पढ़ा, ये क्या कहलाता है, एथेनॉल कहलाता है। एथेनोइक क्या कहलाता है, CH3COOH एथेनोइक कहलाता है, और ये CH3CH2OH क्या कहलाता है, एथेनॉल कहलाता है। ठीक, अब इन दोनों का जब एस्टीकरण कराया गया किसके साथ, H2SO4 के साथ, जब इसके साथ कराया गया तो हमको क्या मिला, यहाँ पर एस्टर मिला। क्या मिला, एस्टर CH3COCH2OCH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ओ ये हो गया क्या अपना एस्टर, क्या हुआ एस्टर। CH3 डबल बॉन्ड O COCH, ये जो दिया है O ये, ठीक, डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक, H2CH3, ये क्या हुआ यहाँ अपने पर एस्टर हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ। एस्टरीकरण में हमें एस्टर प्राप्त हुआ। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई गई, किसके साथ में, ये तो एथेनॉल के साथ में एथेनोइक कराया गया, लेकिन किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। इसका जब अभिक्रिया कराया गया CH3COOH ठीक है, मिला COCH3, ठीक है, ये जो CH3 लास्ट वाला है ये हमको प्राप्त हुआ डबल बॉन्ड से O, हमें नीचे की तरफ क्या मिला, हमें एस्टर, यानी एस्टरीकरण में हमें एस्टर प्राप्त हुआ। एक टॉपिक और है, मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। मीठी फलों यानी जो फल होते हैं मीठा वाला फल, जैसे सेब, बनाना, etc, कुछ भी, वो क्या है कि उनके जैसी क्या होती है एस्टर, यानी एस्टीकरण कराने पर हमें एस्टर का स्वाद कैसा होता है, मीठे फलों जैसा होता है गंध, ठीक।
स्वाद, सॉरी नहीं, गंध यहाँ पर है, स्वाद का अर्थात नहीं, यहाँ गंध है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्त्रीकरण में हमें कौन सी गंध मिलती है, या फिर स्त्रीकरण कराने पर या स्त्रीकरण अभिक्रिया में हमें कौन सा गंध पता चलता है, या कौन सी गंध का निर्माण होता है, या फिर कौन सी गंध हमें का अभाव होता है, सॉरी, गंध का हमें ज्ञान होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी गंध है। तो मीठे फलों वाली जैसी गंध क्या होती है, स्त्रीकरण में एस्टर जब प्राप्त होता है तो हमें मीठे फलों वाली जैसी गंध जैसे आती है मीठे फलों वाली में से, वैसे ही क्या होगा इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के बाद हमको कौन सी गंध दिखाई देगी, मीठे फलों वाली हमें क्या दिखाई देगी, मीठे फलों वाली हमें गंध दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, दिया है साबुनीकरण। ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए, साबुनीकरण में दिया है CH3COH COCH2O सॉरी CH3COCH2CH3 और डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एस्टर। जैसा कि हमने स्त्रीकरण में हमने अभी ऊपर की तरफ हमने क्या किया, ध्यान दिया और पढ़ा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक, जब एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है और हमें सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे इस विधि को क्या कहते हैं, साबुन तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। यानी एस्टर को प्लस के सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिक्स किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या तैयार किया जाता है, साबुनीकरण। यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया में एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और वो क्या किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमको साबुन तैयार करने में इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये है सोडियम एसीटेट। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर है, क्षार से अभिक्रिया कराने पर साबुनीकरण का निर्माण। सोडियम हाइड्रोक्साइड CH3COOH CH3COOH का जब हमने अभिक्रिया यानी साबुनीकरण कराया तो हमें क्या मिला, ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का जब ये क्या है, एसिटिक एसिड,
क्षार, ठीक। अब देखिए क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो क्या मिला हमें, सोडियम एसीटेट मिला, सोडियम एसीटेट हमें मिला, प्लस के हमें क्या मिला, जल मिला, ठीक। ये क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर साबुनीकरण, यानी साबुनीकरण में प्रश्न भी बनता है कि साबुनीकरण में क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सब उदाहरण हमें क्या करिए, एग्जाम्पल समझाइए। तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं तो सोडियम का एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें साबुनीकरण में एसिटिक एसीटेट और जल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चल अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो में आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो, प्लीज़ कृपया हमारा अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कौन से टॉपिक पे क्लियर नहीं हुआ, कि आपको समझ में नहीं आया, कि इस टॉपिक में हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको बताने का पुनः प्रयास करेंगे, फिर से दोबारा बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए ये अभी ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अब चलिए थोड़ा सा और है। चलिए साबुन और अपमार्जक, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए साबुन और अपमार्जक क्या होता है समझते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। उदाहरण में CH7, C17, H35, COO Na+, ठीक। क्या बना, CH7, 17, H35, COO हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ये साधारण यानी उदाहरण के तौर पर हमें बताया गया। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं, साबुन केवल मृदु जल में, ठीक है, में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। क्या होते हैं, अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। क्योंकि देखिए ये अपमार्जक और साबुन में एक अंतर भी हो सकता है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम या सल्फेट के लवण होते हैं। अमोनियम मान लीजिए अमोनियम के लवण होते हैं, लेकिन यही अंतर क्या है, मतलब इसी का अपोजिट क्या है कि साबुन में, ये जो साबुन है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्या होता है, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। किसके, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। लेकिन इस वाले में यानी अपमार्जक में क्या होता है, अमोनियम का या फिर सल्फेट का, सल्फोनेट का क्या होता है, लवण उपस्थित होते हैं। अब देखिए अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया जाता है। अपमार्जक भी क्या होता है कि ये क्या करता है, जल मृदु जल में क्या करता है, ये सफाई करता है। अब जैसे साबुन जानते हैं तो साबुन भी जानते हैं, अपमार्जक भी जानते हैं, तो ठीक है। तो क्या करता है कि अपमार्जक ठोस यानी कठोर होता है और मृदु जल में क्या करता है, ये भी सफाई करता है। इन दोनों में ये कॉमन इन दोनों में ये दोनों कॉमन चीज़ें क्या है, कॉमन है, ठीक है। यानी अपमार्जक और साबुन में एक चीज़ कॉमन होता है कि ये तो केवल मृदु जल में सफाई करता है, लेकिन ये क्या करता है, अपमार्जक ठोस भी होता है लेकिन मृदु जल में भी सफाई करता है। यानी इतना और इतना ये क्या है, कॉमन है। यानी साबुन भी और अपमार्जक भी मृदु जल में क्या करते हैं, सफाई करते हैं, ठीक। चल आगे चलते हैं। साबुन अणु में, यानी जो साबुन होता है वो अणु में देखते हैं। चलिए साबुन अणु में जलरागी सिरा आयनिक भाग, जलरागी सिरा आयनिक भाग
दूसरा, जल विरागी सीरा लंबी हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला, यानी जल रागी सीरा आयनिक भाग और जल रागी और जल विरागी लंबी श्रृंखला। देखिए जल रागी आयनिक सीरा क्या होता है, इस तरह से सीधा, और ये जो जल विरागी सीरा होता है क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। और जल रागी जो होता है वो सीधे होता है, ठीक, सीधे लाइन से, ठीक। अब देखिए साबुन अणु की संरचना, साबुन के जो अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, उनकी जो संरचना किस प्रकार से होती है ये देखिए, ठीक है। चलिए, मैल तैलीय होते हैं, जल विरागी सीरा तेल में घुल जाते हैं। जो जल विरागी होते हैं और जो जल विरागी सीरा होता है वो क्या होता है, तेल में घुल जाता है, मिल जाता है, और जल रागी सीरा के चारों तरफ पानी से घिरा होता है। यानी जो जल विरागी होते हैं वो क्या होते हैं, तेल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो जल रागी होते हैं, सीरा होती है, वो क्या होते हैं, जल रागी के चारों तरफ सराउंडिंग वो क्या होते हैं, चारों तरफ क्या होता है, सराउंडिंग, कि उनमें क्या होता है कि पानी से क्या होता है, वो घिरे होते हैं। इससे मिसलेनी संरचना बनती है, ठीक है। क्या बनता है, मिसलेनी संरचना बन जाती, देखिए तेल की बूंद है, ठीक, तेल की बूंदें हैं, और यहाँ पर सोडियम, ये देखिए Na, यहाँ पर भी Na, और सब क्या है, प्लस धनायन में है, ठीक। कौन सा धनायन, प्लस धनायन में, ये क्या, ठीक। ये जल की बूंदें हैं और ये इनमें क्या होती है, जल विरागी घुलनशील होती है, लेकिन जो जल रागी सीरो होती हैं वो क्या होती है, उनके चारों तरफ क्या होता है, पानी से क्या होते हैं, वो घिरे होते हैं। लेकिन ये क्या है, जो जल विरागी हो तेल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और घुल जाते हैं, ठीक। अब देखिए लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, यानी सबसे लास्ट वाली लाइन क्या कहती है वो समझते हैं। साबुन का मिसलेन मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। यानी जो साबुन का मिसेल मैल होता है, मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। मिसेल मैल, ये मिसेल मैल क्या करता है, पानी में घुलाने, मान लीजिए कोई कपड़ा है वो गंदा है, ठीक है, तो क्या करता है, पानी में उस मैल को क्या करता है, घुलने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि वो क्या हो जाए, पानी में घुल जाए और वो दाग क्या हो जाए, साफ हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े को साफ किया जा सकता है या साफ हो जाता है। यानी कोई कपड़ा है गंदा है, वो क्या करता है, मिसेल मैल उसको पानी में घुलने में क्या करता है, मदद करता है, ताकि दाग क्या हो, पानी में धुल जाए और कपड़ा क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का एपीजे क्लासेस में स्वागत एवं धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल एपीजे क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और एपीजे क्लासेस को ऐसे ही सपोर्ट एवं लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ताकि आपकी तरह वो भी क्या कर सके, इस वीडियो का आनंद ले सकें और इसमें से कुछ जो प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से क्या कर सकें, समझ सके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और इसका जो चैप्टर होगा वो 5वां चैप्टर होगा आपके सामने। 5वें चैप्टर में हम आपसे क्या होगी, मुलाकात होती है। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।